नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। यानी कि अब यात्रा शुरू होने में केवल एक दिन शेष है। कल यात्रा शुरू होगी। मणिपुर से यात्रा शुरू होनी है और मणिपुर से यात्रा शुरू होनी है और 20 मार्च को मुंबई में जाकर यात्रा का समापन होगा। इस दौरान ये यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी और लगभग 110 जिले, 100 लोकसभा क्षेत्र ये कवर करेंगे। यात्रा का जो समय निर्धारित है वो 67 दिन है। 67 दिन में यात्रा, यानी कि 2 महीने 7 दिन में यात्रा अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी और यात्रा की जो दूरी है वो 6713 किलोमीटर की है। यात्रा का उद्घाटन कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी को करना है। यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब चुनाव की घोषणा शीघ्र ही होने वाली है। यानी कि यात्रा पूरी होने से पहले ही चुनाव घोषित भी हो सकते हैं। तो यात्रा जैसा कि पहली यात्रा में हुआ था, वो चुनाव को कितना प्रभावित करेगी और कांग्रेस के लिए कितना फायदा पहुंचाएगी, ये कई सवाल कांग्रेस के सामने, यानी कि यात्रा के सामने चुनौतियां भी हैं। यात्रा किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए लक्ष्य तक पहुंचेगी, इस पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस के सामने यात्रा की सफलता के लिए कई चुनौतियां। सबसे बड़ी चुनौती जो यात्रा के सामने है वह है प्रचार और जनता का समर्थन हासिल करने के लिए क्या करेगी कांग्रेस, क्योंकि जिस माहौल में यात्रा शुरू हो रही है वो भगवा में माहौल है, राम मंदिर का माहौल है। यात्रा शुरू होने के करीब 8 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम के नवीन विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पूरा देश एकदम राम के माहौल में होगा और ऐसे समय में कांग्रेस की जो ये यात्रा है, इस यात्रा को प्रचार माध्यमों में कितना स्थान मिलेगा, मीडिया का रेस्पॉन्स कैसा होगा और जनता का भी रुझान क्या रहेगा, ये सारी चीजें देखने वाली होगी। ये पहली चुनौती होगी इस यात्रा के सामने। यात्रा के सामने जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो ये है कि यात्रा कांग्रेस की तरफ से आयोजित है और कांग्रेस एक बड़ा गठबंधन बना चुकी है जिसका नाम INDI है। ये यात्रा पहली यात्रा से कई मायने में भिन्न भी है। एक तो ये कि पहली यात्रा की लंबाई ज़्यादा थी, समय ज़्यादा था और जो पहली यात्रा थी उस समय INDI गठबंधन नहीं बना था। अब गठबंधन बन गया है। तो गठबंधन बनने के बाद की ये यात्रा है, तो इसके साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी है वो केवल कांग्रेस की नहीं जुड़ी है, पूरे गठबंधन की जुड़ी। और ये भी देखने वाला होगा, चुनौती इस बात की भी है कि जो गठबंधन के घटक दल हैं वो यात्रा को किस रूप में लेते हैं और कांग्रेस उनका सहयोग कैसे प्राप्त करती है या कांग्रेस इन घटक दलों को कितना महत्व देती है। यात्रा में जोड़ने की घटक दलों के बारे में क्या रणनीति होगी कांग्रेस की, ये भी मुख्य बात होगी। क्योंकि जो यात्रा शुरू हो रही है उसके बारे में जो सूचना आई है कि यात्रा का शुभारंभ केवल मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। हो सकता है श्रीमती सोनिया गांधी भी वहां रहे, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन किसी भी घटक दल के बड़े नेता की उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। यानी कि कांग्रेस इस यात्रा को केवल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखना चाहती है
वो इसे घटक दलों की या इंडिया गठबंधन की यात्रा बनाने के मूड में कतई नहीं दिखती है। तो ये सवाल उठता है कि जब घटक दलों के सहयोग से चुनाव लड़ना है और एक सामूहिक नेतृत्व के साथ और सामूहिक भारतीय जनता पार्टी का विरोध अगर सबको मिलकर करना है, तो यात्रा में भी सहभागिता हो सकती थी। लेकिन यात्रा का लग रहा है कांग्रेस को कि यात्रा का लाभ वो अकेले उठाए, वो दूसरे दल क्यों उठाएं। लेकिन दूसरे दलों के महत्व को नकारना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जिन राज्यों से होकर यात्रा गुजरेगी वो राज्य कांग्रेस के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहे हैं और वर्तमान में इन राज्यों में कांग्रेस की दशा और दिशा बहुत खराब है। ऐसे में अगर वो घटक दलों की उपेक्षा करके चलेगी तो कांग्रेस क्या हासिल करेगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जब यात्रा यहाँ से चलेगी तो अरुणाचल प्रदेश जाएगी, अरुणाचल से पश्चिम बंगाल आएगी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का शासन है, तृणमूल कांग्रेस घटक दल है इंडिया गठबंधन, और वहाँ कांग्रेस की जो स्थिति है वो मात्र 2 सीटों की है, केवल 2 सांसद हैं वहाँ। उसके बाद बिहार में भी कांग्रेस के घटक दलों की सरकार है, घटक दल जनता दल यू है। इसके बाद यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की है। तो घटक दल समाजवादी पार्टी कैसे सहयोग करेगा, कितना सहयोग करेगा। कांग्रेस के पास मात्र 1 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के आगे यात्रा दिल्ली भी जाएगी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसके बाद यात्रा गुजरात होते हुए मुंबई तक पहुंचेगी। तो सहयोगी दलों का जो सहयोग है, उनका जनसमर्थन और उनका जो आधार है या जनाधार है, उसको इग्नोर करके अगर कांग्रेस यात्रा आगे बढ़ाएगी तो यात्रा के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो उन लोगों के जनाधार को उपेक्षा करके अगर कांग्रेस अपनी यात्रा की सफलता चाहती है तो ये उसका दिवा स्वप्न साबित होगा। कांग्रेस ये भूल करने जा रही है, या कहा जाए कि रणनीतिक चूक होगी, कि अगर सहयोगी दलों की उपेक्षा हुई और सहयोगी दलों का साथ नहीं लिया तो यात्रा के परिणाम उतने अपेक्षित नहीं होंगे जो कि कांग्रेस उम्मीद कर रही है। यात्रा के सामने जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है वो है मुद्दों की। कांग्रेस इस यात्रा में किन मुद्दों को लेकर जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे तो जो ट्रेंड रहा है और इतिहास रहा है कांग्रेस का और राहुल गांधी का, वो मुद्दे जग जाहिर हैं, स्पष्ट हैं, वो उनके वही मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध, व्यक्तिगत विरोध, और आर्थिक नीतियों के मामले में अडानी और अंबानी, ये 2 बातें कॉमन हैं और कांग्रेस इनसे हटेगी नहीं। यह राहुल गांधी की जबान पर रटा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की हालत खराब कर दी और बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी और देश में सारा पैसा अपने दोस्त अडानी को दे दिया। तो ये बातें तो कॉमन है। इसके अलावा जिन बातों की चर्चा होगी वो महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, युवाओं की समस्याएं होंगी, ये सारी समस्याएं, सांप्रदायिकता होगी। और हो सकता है कि कांग्रेस इस बार कुछ बात राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति करने को भी लेकर कहे, या वो अपना स्पष्टीकरण दे। क्योंकि 2 बातें हुई हैं, एक तो राम मंदिर का उद्घाटन होना है, दूसरे कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो निमंत्रण मिला था जाने का, उसे ठुकराया है। ये जनता की अपेक्षा भी होगी कि कांग्रेस इस पर भी अपना स्पष्ट रुख दे। हालांकि कल एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कई बातें कही हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है कि अधूरा मंदिर है इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। शंकराचार्यों ने आलोचना की है, विधि विधान से नहीं हो रहा है इसलिए जा रहे हैं। भाजपा ने राजनीतिकरण कर दिया है मंदिर का इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी बातें भी उनके भाषण में राहुल गांधी के हो सकती है। तो मुद्दों की ये तीसरी चुनौती होगी। और चौथी चुनौती यह है कि यात्रा के जो परिणाम होंगे या ओवरऑल रिजल्ट होगा, उसे वोट में बदलना भी एक चुनौती होगी। क्या कांग्रेस
इस यात्रा से जो समर्थन उसको मिलेगा या जो जनता की भावनाओं का सहयोग मिलेगा, क्या उसे वोट में बदल पाएगी? क्योंकि यात्रा के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव है। हो सकता है कि यात्रा खत्म होने से पहले ही चुनाव की घोषणा भी हो जाए। अगर हम इस यात्रा से पहले की यात्रा का अगर परिणाम देखें, तो कहा जा सकता है कि उस यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा एक थी, पहला चरण था, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा राहुल गांधी ने की थी, उसे साहसिक यात्रा कहा जा सकता है, क्योंकि वो मौसम वो भी सर्दी का ही था। और उस यात्रा के जो परिणाम थे वो मिले जुले रहे, या कह सकते हैं कि 60-40 के रहे, 50-50 तो नहीं रहे, 60-40 रहे। क्योंकि उस यात्रा के बाद कांग्रेस ने 2 राज्यों में चुनाव जीता, एक राज्य कर्नाटक और दूसरा राज्य है तेलंगाना। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, जबकि 3 राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि 2 राज्यों में उसने सरकार खोई अपनी, यानी कि राजस्थान में सरकार थी, बचा नहीं पाए, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, बचा नहीं पाए। मध्य प्रदेश में हालांकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी, लेकिन बाद में दल बदल के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रही। तो ऐसे में इस यात्रा का परिणाम क्या होगा, जो यात्रा का प्रभाव होगा या जन समर्थन होगा, उसे सहेज कर वोट में बदलना भी एक चुनौती है कांग्रेस के सामने। इसको कांग्रेस कैसे पूरा करेगी, ये आने वाले समय पर पता चलेगा। और इसमें निर्भर इस बात पर करेगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या रहती है, कांग्रेस का प्रचार अभियान कैसा रहता है, और कांग्रेस के नेता पूरी यात्रा के दौरान, ये महत्वपूर्ण बात है कि क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ही कुछ भी ऐसा बोल देते हैं कि विवाद खड़ा हो जाता है। अगर राहुल गांधी संयत और सधी हुई, सुलझी हुई राजनीतिक भाषा बोलेंगे तो लाभ मिल सकता है। अगर उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बात बोल दी या कोई विवाद खड़ा हो गया, तो यात्रा का प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है, इससे कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि पूरी यात्रा में राहुल गांधी को ही भाषण देना है, बीच बीच में क्षेत्रीय नेता जुड़ेंगे, जो उनके प्रदेश के नेता है वो लोग भी जुड़ेंगे। हो सकता है कहीं बीच में सोनिया गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आए, या और यात्रा के समापन पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी फिर से आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, इस पर देश की, दुनिया की भी नजर रहेगी और राजनीतिक दलों की भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की नजर अभी से है। भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा का विरोध शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को, भारत तोड़ो यात्रा कहा है, और उन्होंने न्याय यात्रा की जगह कहा है कि कांग्रेस अन्याय यात्रा करने जा रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी तीखा हमला करने से नहीं चूकेगी। करना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बड़े दल हैं, आमने सामने हैं, सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस विपक्ष है। तो पक्ष विपक्ष में जो जिस तरह की तकरार रहती है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, वो रहेंगे और वो चलेंगे आगे भी। देखते हैं यात्रा का रिजल्ट कैसा आता है। यात्रा कल से शुरू होगी। हमारी यात्रा के लिए शुभकामनाएं हैं। यात्रा सुख और शांति के साथ और अच्छे माहौल में शुरू हो, पूरी यात्रा सफल हो, यात्रा बगैर किसी संकट के, बगैर किसी तरह की कठिनाई के सफल हो, इसमें शुभकामनाएं पूरे देश को देनी चाहिए। क्योंकि राजनीति में यात्राओं का और सम्मेलनों का, बैठकों का, सभी का महत्व है, और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, अच्छे सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए ये उसके मार्ग भी हैं, इनको प्रशस्त होना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, और देश में राष्ट्रीय दलों के बीच राजनीति का ध्रुवीकरण हो, ये भी देश के हित में होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।